नमस्कार साथियों, आज का यह सेशन जहां हम बात करने वाले हैं रीट क्या है। हाँ, सुनने में बिल्कुल आपको लगेगा सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य उन बालकों को यह बताना है कि रीट राजस्थान में क्या होती है। कई सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अभी तक नहीं पता कि किस प्रकार से एक राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षक बना जाता है, उन सभी के लिए यह वीडियो है। तो दोस्तों एक बार सभी लोग लाइक जरूर करना। इसमें मैं आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक सारी प्रोसेस आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रीट क्या है। तो इस सेशन में मैं कवर करूंगा रीट क्या होती है, रीट मेंस क्या होती है, 3rd ग्रेड एग्जाम किसको कहते हैं, क्या कैसे इसको पास किया जाता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या कुछ इसमें पूरी प्रक्रिया रहती है। इस वीडियो को बनाने के बाद कई लोग बिल्कुल आप हमारा हंसी मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन दोस्तों ये वीडियो मैं चाहता हूं हर एक विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए जो अभी अभी दोस्तों को विद्यालय की शिक्षा पूरी करके पास हुआ है और उसे नहीं पता कि राजस्थान में कैसे शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया का आयोजन होता है। तो आइए पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात दोस्तों यह है कि रीट क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड। 3 प्रकार के टीचर होते हैं। अगर मैं बात आपको बताऊं आसान शब्दों में, तो अगर आपने 11वीं 12वीं कक्षा देखी है तो 11वीं 12वीं कक्षा में आपको फिजिक्स का टीचर अलग मिलता है, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, कॉमर्स का अलग और बिल्कुल अकाउंट्स का, बिजनेस का सब अलग। तो ये जो 11वीं 12वीं कक्षा होती है इसमें पढ़ाने के लिए आपको बनना पड़ता है 1st ग्रेड टीचर। लेकिन यदि आप 9वीं और 10वीं कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए राजस्थान में एग्जाम होता है 2nd ग्रेड टीचर। और यदि आप दोस्तों 8वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहते हैं तो 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए आपको पास करनी पड़ती है 3rd ग्रेड की परीक्षा और आप बन जाते हैं 3rd ग्रेड टीचर। और इस 3rd ग्रेड परीक्षा को देने के लिए 2 एग्जाम होते हैं। एक का नाम है दोस्तों रीट, जो कि प्री एग्जाम है, या यूं समझे कि केवल पात्रता परीक्षा है जिसमें पास होने पर ही आप इसकी मुख्य परीक्षा जिसका नाम है 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा दे पाते हैं। यह रीट भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं कि आखिरकार क्या इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए रीट क्या है। रीट की फुल फॉर्म क्या है। रीट की फुल फॉर्म है दोस्तों राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, जिसको हम कहते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। यानी अध्यापक बनने के लिए केवल और केवल ये एक पात्रता परीक्षा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के टीचर में से यदि आप 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहते हो, 3rd ग्रेड का मतलब पहली से लेकर कौन सी कक्षा दोस्तों, 8वीं कक्षा तक का टीचर बनना चाहते हो, तो आपको क्या देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। और कौन सा एग्जाम होता है, तो 2 एग्जाम होते हैं। 2 एग्जाम कौन कौन से होते हैं, देखो 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए, 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए पहले आपको देनी पड़ती है रीट और इसके बाद होता है रीट का मेंस। जी हां दोस्तों, रीट जो होती है, रीट क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की प्री एग्जाम समझ लीजिए या केवल और केवल पात्रता परीक्षा जैसा इसके नाम में देखने को मिलता है। जबकि मेंस एग्जाम मुख्य भर्ती परीक्षा है जिसको पास करने पर आप बन जाते हैं 3rd ग्रेड टीचर। इसीलिए इसको 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम भी कहते हैं या 3rd ग्रेड एग्जाम भी कहते हैं। बात क्लियर हुई। अब इसका जो आयोजन है दोस्तों ये 2 चरणों में होता है, क्योंकि पहली से लेकर 8वीं कक्षा में 2 स्तर होते हैं, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल एंड अपर प्राइमरी लेवल। तो आपको 2 प्रकार से इसको आपको तैयारी करनी होती है। अब कैसे करनी होती है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, रीट क्यों अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, राजस्थान में यदि क्या बनना है, आपको 3rd ग्रेड टीचर बनना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी, 3rd ग्रेड एग्जाम देनी पड़ेगी। 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए रीट देनी पड़ेगी। अब ये रीट जैसा कि मैंने बताया एक प्री एग्जाम है। रीट केवल और केवल कैसी है दोस्तों, केवल पात्रता परीक्षा है। और ये जो पात्रता परीक्षा है दोस्तों, इसका आयोजन किसके लिए करवाया जाता है, पहली से लेकर 8वीं तक कक्षा के लिए करवाया जाता है। और एक होती है प्री और एक होती है मेंस। लेकिन याद रखना इसमें एक होता है प्राइमरी लेवल पहली से 5वीं और एक होता है दोस्तों आपका 6ठी से 8वीं। इसको आप कहते हैं दोस्तों प्राथमिक स्तर का टीचर, ठीक है। और एक होता है दोस्तों आपके उच्च प्राथमिक स्तर, जो आप सभी को पता है, उच्च प्राथमिक स्तर 6ठी से 8वीं का। अब इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए पहली से 5वीं तक आप देखेंगे कि पहली से 5वीं के लिए कोई अलग से विषय नहीं चलते, एक ही विषय चलता है जिसका नाम होता है ईवीएस। अलग से साइंस, अलग से सामाजिक विज्ञान, आपके विज्ञान अलग से नहीं पढ़नी होती, बल्कि ये सब एक ही विषय में आती है जिसको हम कहते हैं ईवीएस। लेकिन 6ठी से 8वीं कक्षा में आते आते सामाजिक विज्ञान अलग हो जाती है, साइंस अलग हो जाती है, नैतिक शिक्षा अलग हो जाती है, सब अलग हो जाते हैं। अर्थात
दोनों का लेवल क्या है, अलग अलग है। इसलिए पहली से पांचवी तक का जो स्तर है दोस्तों, याद रखना इसको कहते हैं लेवल 1, जबकि दोस्तों छठी से आठवीं को कहते हैं लेवल 2। बात याद रह जाएगी। तो अगर आपको पांचवी तक का शिक्षक बनना है तो रीट में भी कौन सा लेवल देना होगा, पहली से पांचवी के लिए लेवल 1, और यदि आपको छठी से आठवीं तक का शिक्षक बनना है तो इसके लिए आपको क्या देना होगा, रीट लेवल 2 का एग्जाम। यहां तक बात क्लियर होती है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि इस भर्ती परीक्षा में कौन कौन आवेदन कर सकता है, रीट कौन दे सकता है। यदि आपने 12वीं पास की है या आपके माता पिता जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि सर हम हमारे बच्चे को टीचर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यदि अपने बच्चे को पहली से पांचवी यानी रीट लेवल 1 का टीचर बनाना है तो उसको BSTC नाम का एक एंट्रेंस एग्जाम करवाना पड़ेगा, और इसके माध्यम से वो एक डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाएगा जिसका नाम है DLED। जी हां दोस्तों, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्लियर। जबकि दोस्तों आप चाहते हैं आपका बेटा या आपका बच्चा अगर छठी से आठवीं तक का टीचर बने तो उसके लिए लेवल 2 का एग्जाम देना होगा, और उसके लिए आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd की डिग्री आपको करनी होगी, और इसके लिए आयोजित होता है PTET का एग्जाम। यानी एक बात क्लियर हुई कि अगर आपको पहली से पांचवी करनी है तो आपको DLED करनी होगी, और यदि आपको दोस्तों छठी से आठवीं पास आपका टीचर बनना है तो इसके लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, उस डिग्री का नाम है BEd। क्लियर है। अब देखो ये क्या है दोस्तों, पहली से पांचवी DLED, छठी से आठवीं BEd है। BEd और DLED में फर्क क्या है सुनिए, ये केवल और केवल मैंने क्या बताया, DLED केवल एक डिप्लोमा है, एक सर्टिफिकेट है। यदि आप चाहते हैं 12वीं के बाद अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी नौकरी लगवाना, आप ज्यादा विचार सोचे बिना किए आप चाहते हैं कि मेरा बेटा जल्दी नौकरी लग जाए, तो आप 12वीं के बाद उसे तुरंत क्या करवा सकते हैं, DLED करवा सकते हैं। लेकिन DLED के लिए पहले क्या देनी होगी उसको दोस्तों, याद रखना BSTC की एग्जाम देनी होगी। और यदि BEd करवाना चाहते हैं तो BEd से पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं PTET। बात याद रह जाएगी। अब जैसे ही ये पास हो जाएंगे, बहुत ही कॉमन लेवल के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, और इसको पास करते ही आपका बच्चा या आपका बेटा बेटी DLED या BEd के लिए पात्र हो जाएगा। बात समझ में आई। अब DLED जो है दोस्तों ये 2 वर्षीय एक कार्यक्रम है, 2 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम है। क्लियर। पहले ये कभी 1 साल का होता था लेकिन अब ये 2 साल का है। ठीक। इसको करने के बाद आप रीट लेवल 1 देते हैं। फायदा क्या है, नफा क्या है, नुकसान क्या है, देखो क्या है। DLED करने के बाद आप रीट लेवल के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन पहली से पांचवी तक ही टीचर बने रहेंगे, जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो बच्चा BEd करेगा वो BEd करने के बाद न केवल छठी सातवीं आठवीं के लिए लेवल 2 का एग्जाम देगा, 3rd ग्रेड टीचर बनेगा, बल्कि 3rd ग्रेड के साथ साथ 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। यानी यो कहें कि ये डिग्री 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड तीनों के लिए काम की है, जबकि DLED की डिग्री केवल और केवल 3rd ग्रेड लेवल 1 के ही काम की है। भविष्य में अगर आप लेवल 1 के कभी टीचर बन जाते हैं और आप सोचते हैं सर मेरे को 1st ग्रेड देनी है, तो फिर से आपको क्या करनी होगी, BEd करनी होगी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये दोस्तों कौन कौन आवेदन कर सकता है, लेवल 1 के लिए DLED वाले, लेवल 2 के लिए BEd वाले। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या कहता है। रीट भर्ती परीक्षा पहले अभी तक पूर्व में कितनी बार आयोजित करवाई जा चुकी है? अभी तक दोस्तों रीट का आयोजन कुल 5 बार हो चुका है। इन 5 बार में देखिए रीट का जो मैंने आपको नाम बताया, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, एक टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा है। इसके बाद रीट मेंस भी देनी होती है। लेकिन ये जो रीट है दोस्तों, इसका आयोजन अब तक 5 बार हुआ। 5 बार में से देखिएगा मैंने 2 बार इसका नाम अलग लिखा है। इसको दोस्तों 2011 और 2013 में जब आयोजन करवाया गया तो इसको रीट ना बोलकर RTET कहा जाने लगा। क्या कहने लगे दोस्तों, RTET। हालांकि आप ये जो 2017 वाली भर्ती देख रहे हैं जिसका 2018 में हम बात करते हैं कि पोस्टिंग मिली थी, तो ये जो है दोस्तों इस वक्त 2 एग्जाम नहीं हुआ करते थे। 3rd ग्रेड टीचर के लिए रीट प्री और रीट मेंस नहीं हुआ करता था, बल्कि एक ही एग्जाम हुआ करता था। फिर 2021 में जो अभी अंतिम भर्ती आई थी, इस अंतिम भर्ती में गहलोत साहब ने दोस्तों बहुत पेश करी, लेकिन पेपर लीक हो गया। अब लीक होने के बाद वो भर्ती निरस्त करनी पड़ी, और निरस्त करने के बाद क्या हुआ, निरस्त करने के बाद फिर से इसके एग्जाम 2023 में आयोजित करवाए गए, जहां पर इस एग्जाम को एक चरण में आयोजित ना करवाकर 2 में कर दिया गया। यानी कि दोस्तों ये अब रीट प्री और मेंस होने लगा, जबकि पहले केवल एक ही एग्जाम हुआ करता था 2017 और 2021 में। 2023 में ये 2 चरणों में होने लगा, उसी तरह जैसे पहले RTET हुआ करता था।
बात क्लियर हुई? तो अब दोस्तों फिर से इसका 2 चरण में आयोजन होता है। पहले आप प्री पास करेंगे, फिर आप मेंस पास करेंगे। क्लियर? तो अंतिम बार अभी 2021 में रीट का आयोजन हुआ था। रीट में दोस्तों लेवल 2 का पेपर लीक हुआ था, यानी लेवल 2 मतलब बीएड वाले जितने भी थे 6ठी 7वीं 8वीं के, उनको निरस्त कर दिया गया था। और जो लेवल 1 का पेपर था उसको जायज माना गया, और उसमें जिसने रीट पास कर ली उनको सीधा लेवल 1 के विद्यार्थियों को रीट पास करने के कारण रीट मेंस में एलिजिबल मान लिया गया था। लेकिन जिन विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बीएड कार्यक्रम हुआ था, लेवल 2 दिया था, उनकी रीट भी रद्द मानी गई, इसलिए उन्होंने फिर से रीट दी और फिर से उन्होंने रीट मेंस दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। चले आगे, अगला देखो क्या कहता है। अब रीट परीक्षा का नवीनतम पैटर्न क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लेवल 1 है, एक लेवल 2 है। लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 120 मिनट का एक पेपर होता है, कुल 150 सवाल आते हैं, कुल 150 ही नंबर होते हैं, यानी हर एक सवाल 1 अंक का होता है। अब इसमें दोस्तों कैसे एग्जाम होता है? तो इसमें दोस्तों ओएमआर पैटर्न पर आधारित गोला भरना होता है, 4 एमसीक्यू आते हैं, ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम लिया जाता है। बात करें दोस्तों सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो देख पा रहे होंगे आप 5 सब्जेक्ट आपको लेवल 1 में पढ़ने होते हैं। पहला होता है सीडीपी, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बाल विकास, जहां पर आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, मनोविज्ञान के अलावा इसमें आपको अपनी लैंग्वेज चुननी पड़ती है, और 2 लैंग्वेज आप चाहें तो लेवल 1 में चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज, कुछ भी चुन सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप जिसे चाहें अपनी प्राथमिकता के साथ लेवल 1 की लैंग्वेज फर्स्ट चुन सकते हैं, और अगर चाहें तो लैंग्वेज 2 भी आप चुन सकते हैं। 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी कंपलसरी है। फिर तीसरा जो आपका सब्जेक्ट था लैंग्वेज 2, इसके बाद चौथा सब्जेक्ट आता है आपका मैथ, यानी मैथमेटिक्स आपको पढ़नी अनिवार्य है लेवल 1 के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, पहली से 5वीं में अलग अलग विज्ञान सामाजिक नहीं होते बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक ही सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं पर्यावरण, और ये पर्यावरण को कहते हैं ईवीएस। तो इसमें ईवीएस का भी पेपर होता है। ठीक है, अब ये था लेवल 1 का। लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 में भी इसी प्रकार से 120 मिनट की एक परीक्षा आयोजित होती है, यानी 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, 150 सवाल आते हैं और 150 ही नंबर होते हैं, 150 ही नंबर होते हैं। और पेपर वही 4 एमसीक्यू पर आधारित ओएमआर पेपर आपका लिया जाता है। ऑफलाइन मोड में यह परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। सब्जेक्ट इसमें लेवल 2 के लिए 4 होते हैं। 4 सब्जेक्ट में से पहला कॉमन सब्जेक्ट लेवल 1 लेवल 2 दोनों का सीडीपी आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास कार्यक्रम जिसको आप कहते हैं। सीडीपी दोनों में कॉमन है। फिर अगर बात करें दोस्तों तो फिर आज इसमें भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको चुननी होती है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, जो चाहे उसे आप प्राथमिकता के आधार पर लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के रूप में चुन सकते हैं, अनिवार्य रूप से चुनना होता है। फिर चौथा और अंतिम सब्जेक्ट जो है दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं में आप सभी के लिए साइंस अलग हो जाती है, सोशल अलग हो जाती है, मैथ अलग हो जाती है। इसलिए यह अगर आपके 11th 12th में साइंस रही है तो आपको लेवल 2 में साइंस मैथ से फॉर्म भरना होता है और साइंस मैथ का एक पेपर होता है। लेकिन यदि आपके दोस्तों 11th 12th में कॉमर्स या आर्ट्स रही है तो आप सभी के लिए दोस्तों सोशल साइंस का पेपर होता है। जी हाँ दोस्तों, आर्ट्स वालों के लिए भी सोशल साइंस, और कॉमर्स वाले 3rd ग्रेड में आपके सोशल साइंस से ही पेपर देते हैं। तो आपके बच्चे पर निर्भर करता है कि वो किससे देना चाहता है, उसका सब्जेक्ट क्या है। 4 सब्जेक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे, और 150 नंबर का आपका ये पेपर होता है। क्लियर है? अब इसमें देखो 30-30 नंबर का सीडीपी, 30 लैंग्वेज 2 के, जबकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 60 नंबर का आपका ये जो सब्जेक्ट पेपर है ये होता है। जबकि यहां मैंने आपको बताया 5 सब्जेक्ट और प्रत्येक सब्जेक्ट 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ, आपको समझ आ गया होगा। 150 सवाल 150 और मार्क्स भी 150। अब अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि रीट की परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम कितने दोस्तों आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। कितने पासिंग मार्क्स चाहिए? तो मिनिमम आपको 60% ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें कैटेगरी वाइज भी दोस्तों आपका सिलेक्शन किया जाता है। जनरल वाले बच्चों को 60% लाने होते हैं, ओबीसी को 55, एससी को 55, एसटी को 36%, विमेन महिलाओं को 60%, पीडब्ल्यूडी को 40% और शहरिया को 36%। हालांकि टीएसपी नॉन टीएसपी में कई इस प्रकार की शिथिलताएं दी जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं मिनिमम 60% की बात करता हूं, इसका मतलब 150
नंबर का जो मेरा पेपर था उसका 60% कितना हुआ, 90 नंबर। यानी आप कोई भी कैटेगरी में हो आपको 90 नंबर लाने हैं। लेकिन कुछ शिथिलताएं दी जाती है, जैसे पिछली बार 82.5 पे भी 83 पर भी सिलेक्शन दिए गए थे महिलाओं को टीएसपी में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको एक मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि कम से कम 60% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य है, लाएंगे तभी आप अगली 3rd ग्रेड के लिए पात्र माने जाएंगे। इसीलिए इसका नाम क्या है, रीट एक पात्रता परीक्षा है, ना कि सिलेक्शन की परीक्षा है। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि केवल आप मेन परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कहता है। रीट पात्रता परीक्षा में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती? सीधा आंसर है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी ये एक पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। हालांकि रीट मेंस अगर आप देंगे तो वहां पर आपको जरूर नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि शुरू से ही नेगेटिव मार्किंग को रोकने के लिए प्रयास करते चले, चाहे रीट पात्रता में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, क्योंकि मेंस में आपको फिर से मुकाबला करना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग से। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, देखिए अगला क्या है आपका। अगला कहता है रीट पात्रता परीक्षा की अवधि क्या है। रीट पात्रता, जैसा कि मैंने कहा, यह पात्रता परीक्षा है। इसको पास कर लेने पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप पात्र हैं मुख्य परीक्षा के लिए, और इस दोस्तों सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आजीवन रहती है। हालांकि पहले इसको 3 साल सरकार ने कहा था कि आपकी ये वैलिडिटी 3 साल है, यानी 3 साल में अगर अगली रीट आ जाती है तो आप फिर से दे पाएंगे बिना प्री परीक्षा के सीधे मेंस। फिर बाद में इसको 7 सालों के लिए बढ़ाया गया और कहा गया कि यदि 7 सालों में जितनी भी रीट आए आपको फिर से प्री देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे मेंस दे सकते हैं यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। लेकिन अब बाद में इसको आजीवन कर दिया गया। यानी अभी लास्ट रीट जिस भी बच्चे ने दी है और वो 60% ऊपर था, चाहे वो मेंस परीक्षा में पास है या फेल, अगर फिर से वो रीट देना चाहता है तो उसको रीट प्री देने की फिर से जरूरत नहीं है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही वह सीधे रीट मेंस के लिए तैयारी कर सकता है। तो उम्मीद है समझ आया होगा। अब इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है रीट पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट की। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि रीट परीक्षा का कोर्स कितने समय में पूरा किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत अहम है रीट की दोस्तों लेवल 1 की पढ़ाई, जहां पर आपको मैंने बताया 5 सब्जेक्ट और प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 नंबर का है, जबकि लेवल 2 में आपका सब्जेक्ट पेपर होने के कारण सब्जेक्ट पेपर 60 नंबर का है, वरना लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और बात करें सीडीपी की 30-30 नंबर की होती है। अब एक लेंथी कोर्स आपको यहां पर देखने को मिलता है। ऐसे में मैं आप सभी से यही कहूंगा कि रीट की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको 5 से 6 महीने लेवल 1 हो या लेवल 2 आपको लगते हैं, और इतने ही तैयारी दोस्तों आपको 5 से 6 महीने मेंस में भी लगती है, क्योंकि मेंस में कुछ विषय आपके अलग आते हैं। जैसे कि शैक्षिक परिदृश्य की अगर मैं बात करूं तो यह शैक्षिक परिदृश्य आईसीटी का पोर्शन बिल्कुल अलग से आपको पढ़ना पड़ता है, और जो अभी तक दोस्तों राजस्थान हो रहा था वो इंडिया जीके भी शामिल होने लगता है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट पेपर को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए आपको मैं तो यही कहूंगा पर्सनली कि यदि आप रीट देने का 3rd ग्रेड टीचर बनने का सोच रहे हैं तो आप सभी इसके लिए अलग अलग रीट प्री और रीट मेंस की कोचिंग ना कर सीधा 3rd ग्रेड 1 ईयर फाउंडेशन बेच आपको ज्वाइन करना चाहिए, जहां पर आपका इन दोनों का एक साथ ही तैयारी हो जाता है। आपको अलग अलग मेहनत नहीं करनी होती और एक ही बार में आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको यह बात भी समझ आई होगी कि ये छोटे छोटे प्लान से पैसा वेस्ट करने के बजाय एक ही बार में सटीकता के साथ एक कोचिंग करनी चाहिए, एक बार करनी चाहिए और एक बार में सिलेक्शन निकाल लेना चाहिए। चलते हैं आगे, देखिए अगला क्या कहता है। रीट पात्रता परीक्षा में चयन के बाद क्या करें। जो बच्चा रीट पात्रता में सेलेक्ट हो गया है वो आगे जाकर रीट मेंस की कोचिंग करता है, लेकिन जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको कि यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि आप सब लोग 1 ईयर फाउंडेशन में एडमिशन लें, ताकि आप सबको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के चांस सुनिश्चित करने का मौका मिले। अब आखिरी सवाल मैं आप सभी के लिए एक और मेरी तरफ से रख देता हूं कि आखिर सर 3rd ग्रेड टीचर की ही वीडियो आपने क्यों बनाई। क्योंकि दोस्तों 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड तीनों की बात करें तो ये रीट एक राजस्थान की एक ऐसी भर्ती है 3rd ग्रेड की जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है। यानी दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आप अपने बच्चे को आरएस बनाने का सोचते हैं तो शायद 700-800 पोस्ट और 17-18 लाख फॉर्म होते हैं, लेकिन इस 3rd ग्रेड भर्ती के लिए राजस्थान सरकार अपने सारे संसाधन जुटा देती है। सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान की कही जाती है और लगभग
40,000 से 50,000 पद इसके लिए स्वीकृत किए जाते हैं। आप सोच के देखिए कितना दोस्तों बड़ा यहां पर आपको मौका मिलता है टीचर बनने का। और ये सारे प्रावधान रीट के दोस्तों हमारे आरटीई के अनुच्छेद में भी कहे गए हैं, जो हमारा कानूनी तौर पर हमारा दोस्तों समर्थन करता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं यही कहूंगा, इस प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रीट का आयोजन होता है। प्राथमिक टीचर की नौकरी अच्छी होती है, सम्मानित पद है, सैलरी अच्छी होती है, साथ ही साथ दोस्तों आपको बहुत कम समय में यानी कि केवल 1 साल के अंदर ही अपनी सक्सेस का, अपनी दोस्तों सरकारी नौकरी का एक सपना पूरा करने का बेहद सुनहरा अवसर मिलता है। तो आप सभी के लिए शानदार मौका रीट का है। रीट क्लियर है तो रीट मेंस आप कर सकते हैं। ये था। अब एक आखिरी सवाल उन विद्यार्थियों के लिए भी लूंगा जो अन्य राज्यों से हैं। क्या अन्य राज्यों के बच्चे भी, विद्यार्थी भी ये परीक्षा दे सकते हैं? तो मेरा सीधा आंसर है हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ये परीक्षा भी दे सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। राजस्थान में वर्तमान में इसके लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत होकर, चाहे आप एमपी से, हरियाणा से, यूपी से, आप राजस्थान के आउटसाइडर भी हैं, तब भी आप दोस्तों ये परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन शर्त वही है, आपके पास या तो डीएलएड या फिर दोस्तों बीएसटीसी या फिर हम कहेंगे बीएड का डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा ये रीट क्या है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम सवाल की सर अगली रीट का आयोजन कब होगा ये भी तो बताओ। तो दोस्तों देखिए चुनावी साल है और चुनावी साल में आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक सरकार एक अच्छी वैकेंसी निकाल कर जाती है ताकि बच्चों को यह उम्मीद रहे कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है और आगे जाके उनको वोट दे। ऐसे में यहां पर 100% श्योरिटी के साथ मैं कहूंगा कि इस साल 2023 में भी आपके लिए रीट का आयोजन फिर से एक बार होने वाला है और कई सारे बच्चे अभी से इसकी तैयारी में लग चुके हैं। और यदि आप भी सपना देख रहे हो सरकारी नौकरी का, 3rd ग्रेड शिक्षक बनकर अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें लक्ष्य क्लासेस। मिलेंगे इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सभी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।